नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में आज के दिन की 3 महत्वपूर्ण घटनाओं का हम विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। एक पश्चिम बंगाल से, दूसरा तमिलनाडु से और तीसरा पंजाब से। तो शुरुआत हम करेंगे तमिलनाडु से। तमिलनाडु में शुभेंदु अधिकारी ने, क्योंकि ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया था, इसलिए गवर्नर ने विधानसभा भंग कर दी। तो भंग कर दी इसका मतलब स्वतः ही जो है वो इस्तीफा आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पद से हटाया जा चुका है। शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली और शपथ ग्रहण समारोह जो हुआ वो किस तरीके से हुआ, एक संदेश देने का प्रयास किया गया जिसमें शुभेंदु अधिकारी ने भगवा कपड़े पहने। तो अब आप मानकर चलिए योगी आदित्यनाथ, हेमंता बिस्वा शर्मा और अब उसी कतार में आपको खड़े दिखाई देंगे शुभेंदु अधिकारी। और जिस तरीके से चुनावों के दौरान या परिणाम आया तो आपने देखा शुभेंदु अधिकारी लगातार जो है वो हिंदुओं की बात कर रहे थे कि हिंदुओं ने जो है वो उनको वोट दिया है। और उससे भी बड़ा, क्योंकि इस वक्त जिस बात को लोग या हम कहें कि विपक्ष की पार्टियां एक नैरेटिव बनाने का प्रयास करती है, क्योंकि उनको अपनी हार से सबक नहीं लेना, अपना आकलन नहीं करना, अपनी कमजोरी को छुपाना है। तो वो मशीन की बात करेंगे, वो चुनाव आयोग की बात करेंगे। लेकिन आप सच्चाई और रणनीति को समझोगे और मेहनत किस तरीके से की जाती है तो उसका इस वक्त हम नरेंद्र मोदी की बात नहीं करेंगे, हम अमित शाह की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे शुभेंदु अधिकारी की। शुभेंदु अधिकारी ने 2 जगह से चुनाव लड़ा। एक नंदीग्राम, जहां पर 2021 में वो पहले ही ममता बनर्जी को हरा चुके हैं। इस बार ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया और जब बाई इलेक्शन 2021 में भवानीपुर से वो लड़कर आई तो इस बार वो भवानीपुर सीट से ही चुनाव लड़ने के लिए उतरी। लेकिन जैसे ही उन्होंने नामांकन किया, घोषणा की, तुरंत बाद शुभेंदु अधिकारी ने एक संदेश दिया कि वो भवानीपुर सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। सीट से चुनाव भी लड़ा। और आप मेहनत और कैलकुलेशन आप देखिए, क्योंकि उस दिन 4 मई को 2 बजे तक ममता बनर्जी उस सीट से लगभग 8000 वोटों से लीड बनाए हुए थी। उसके बाद लीड धीरे धीरे कम होना शुरू होती है और जब लीड 6000 5000 के आसपास आती है तो ममता बनर्जी अचानक से काउंटिंग सेंटर पहुंच जाती है। 4 घंटे के लिए वहां रुकती है और उसी वक्त शुभेंदु अधिकारी भी आ जाते हैं। लेकिन उस वक्त शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए यह कहा था कि अभी हम पीछे चल रहे हैं, लेकिन लास्ट के जो राउंड है उन्होंने नाम लेकर बताया कि जब वहां पर जो है वो ईवीएम खुलेगी तो लगभग 15000 वोटों से मेरी जीत होगी। और आप देखिए कि 15000 वोटों से उस सीट पर शुभेंदु अधिकारी की जीत होती है। इसे कहते हैं खास तरह की रणनीति और मेहनत, क्योंकि जो धरातल पे उतरता है उसको एग्जैक्ट पता है कि कितने वोट उसको मिलने जा रहे हैं और कितने वोटों से, कौन सी गली से उसको कितने वोट मिलेंगे। और दूसरा एक मैसेज जिसकी हमने बात की, और उसके बाद जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसके तुरंत बाद एक ऐलान किया गया या हम कहें कि एक फैसला लिया गया कि बांग्लादेश बॉर्डर से पश्चिम बंगाल की जो बॉर्डर सटती है उसको तुरंत सील कर दिया जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने का, या लोगों की अगर हम बात करें तो लोग क्यों चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए, क्योंकि लगभग आप देखोगे तो 700 किलोमीटर के आसपास लगातार 7 चिट्ठी केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा लिखने के बाद ममता बनर्जी ने जमीन अधिग्रहण करके सरकार को नहीं दी, सीधे तौर पर फेंसिंग नहीं होने दी। और भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठियों को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा जो है वो बढ़ जाती है। और भारतीय जनता पार्टी इसमें कितना खरा उतरती है ये आने वाले वक्त में जो है वो पता चलेगा। और अंदाजा आपको इसी से लग जाना चाहिए जिस तरीके से बांग्लादेश के सांसद स्टेटमेंट देते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर। तो ममता बनर्जी एक, जहां हम भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की बात करते हैं और अगर विपक्ष इसका रवैया यही रहा और इसी तरीके से मेहनत करती रही तो आगे भी जो है वो इनको मशीनों के ऊपर ही ठीकरा फोड़ना पड़ेगा। ये कभी भारतीय जनता पार्टी की बराबरी नहीं कर सकती। दूसरा, जब हम टीएमसी को देखते हैं
तो आज के संदर्भ में जो मुझे दिखाई दिया कि मिथुन चक्रवर्ती फिल्म एक्टर है, वो स्टेज पर मौजूद थे, लेकिन फिर मुझे याद आया एक दूसरा व्यक्ति मिथुन चक्रवर्ती के साथ बाबुल सुप्रियो। तो बाबुल सुप्रियो को भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ाया, वो जीतकर आए, उसके बाद में केंद्र में उनको मंत्री पद दिया गया, लेकिन अचानक से बाबुल सुप्रियो का मोह भंग हो गया भारतीय जनता पार्टी से। अब उस वक्त जो है वो अटकलों का एक बाजार गर्म था कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री पद नहीं दिया, इसलिए बाबुल सुप्रियो नाराज थे। लेकिन जब आज हम उसका आकलन करने बैठते हैं तो बाबुल सुप्रियो टीएमसी से डरे हुए थे और डर के कारण भारतीय जनता पार्टी छोड़कर टीएमसी में गए थे। और मिथुन चक्रवर्ती वो डरे नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर गए नहीं। तो टीएमसी ने जो है वो एफआईआर दर्ज करवाई मिथुन चक्रवर्ती के बाद, लेकिन फिर भी वो अड़िग रहे। तो आज स्थिति आप देखिए, मिथुन चक्रवर्ती का कद कहां है। वो भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज से शेयर करते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ बाबुल सुप्रियो। अब बाबुल सुप्रियो के भविष्य क्या है, क्योंकि बाबुल सुप्रियो सयानी घोष हृदय में जो है वो काबा और नैनो में मदीना लेकर जो है वो बैठी है। आप सोचकर देखिए। और जब आप देखते हो तो इससे भी बढ़कर आप देखिए कि शुभेंदु अधिकारी को लेकर एक टीएमसी के स्पोक्स पर्सन ने एक ऐसी टिप्पणी की और उसके बाद में उनको माफी मांगनी पड़ी और यह स्टेटमेंट देना पड़ा कि उनके ऊपर दबाव था, उस दबाव में जो है वो इस तरीके की टिप्पणी की। तो इससे आपको टीएमसी समझ में आती है। तो बाबुल सुप्रियो ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर टीएमसी में वो ऐसे ही नहीं गए, और ये जब गए तो सितंबर 2021, लेकिन उससे पहले जब वो केंद्रीय मंत्री थे 2016 में, तो टीएमसी ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया था और लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं को टारगेट कर रहे थे। और उसका बड़ा उदाहरण है कैलाश विजयवर्गीय। जब 2016 में 3 सीटें आई और उसके बाद 2021 में जब 77 सीटें आई भारतीय जनता पार्टी की, तो उस वक्त पश्चिम बंगाल के प्रभारी थे कैलाश विजयवर्गीय। और जिस दिन चुनाव परिणाम आया, कैलाश विजयवर्गीय जो है वो आंखों में आंसू लेकर जब ये कहे कि उनके ऊपर 30 से ज्यादा एफआईआर थी, इस बार वो मतदान के दौरान चुनाव या हम कहें कि पश्चिम बंगाल जा ही नहीं सकते थे। अगर वो जाते तो टीएमसी उनको एक तरीके से बंधक बनाकर हवालात में डाल देती। तो इससे आपको पता चलेगा कि ममता बनर्जी के खिलाफ जो लोग अब सड़कों पर उतरे हैं, उसकी वजह क्या है। एक मायने में बंगाल में लोगों के लिए आजादी क्यों है। अब हम आते हैं तमिलनाडु की बात करें। तमिलनाडु में अगर आप देखोगे तो लगातार विजय या हम कहें कि एक सियासी उठापटक जो है वो इस वक्त चल रहा है। विजय मुख्यमंत्री बनेंगे, मुझे इसमें जो है वो कोई शक नहीं लगता, क्योंकि अभी भी जो खबर है कभी जो है वो ना नुकर होती है, लेकिन धीरे धीरे सभी पार्टियां जो है वो विजय को समर्थन दे रही है। तो 118 के बजाय 117, तो वो समर्थन विजय को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत जल्द हो सकता है कि कल ही विजय शपथ ले ले। लेकिन उससे बड़ा जो खेल हुआ है वो खेल है कि जिस डीएमके ने 2004 में कांग्रेस पार्टी को केंद्र में सत्ता की चाबी सौंपी, बिना डीएमके के यह मुमकिन नहीं था। और सभी विपक्षी दलों में, चाहे आप तृणमूल कांग्रेस की बात करें, आप अखिलेश यादव की बात करें, आप लेफ्ट पार्टियों की बात करें, समय समय पर वो उन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा है और कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत भी खड़ी की है। लेकिन स्टालिन की पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो, दोनों कांग्रेस के साथ खड़ी दिखाई दी। लेकिन पलक झपकते ही राहुल गांधी कांग्रेस ने पलटी मार ली। तो जब पलटी मार ली तो एमके स्टालिन के सांसद करुणानिधि ने सीधे तौर पर लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख दी और अपनी कुर्सियों के लिए अलग व्यवस्था, बैठने की जो व्यवस्था है वो कांग्रेस से अलग करने की मांग कर दी। तो अब आने वाले समय में आप ये देखोगे, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी के साथ पार्टी थी स्टालिन की, वो अब कांग्रेस पार्टी से दूर है। तो 2029 के आप लोकसभा चुनाव से आप इसको जो है वो जोड़कर देख सकते हैं। और दूसरा, जो साथ में खड़े दिखाई दे रहे हैं, आज ममता बनर्जी राहुल गांधी की बात करने लगी है, आज राहुल गांधी जो है वो ममता बनर्जी की बात करने लगे हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव,
तो ये वो लोग, ये वो जोड़ियां हैं जो कभी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी ही नहीं थी, और लेफ्ट का वजूद अब इस देश में उस तरीके का है नहीं। तो अगर किसी को यह लगता है तो आप मानकर चलिए कि जैसे ही ममता बनर्जी की हार और एमके स्टालिन से कांग्रेस पार्टी का नाता तोड़ना इस गठबंधन के आखिरी तौर पे अगर आप देखोगे तो तिलंजलि देने वाला जैसा है। अब यह गठबंधन जो है वो बचा नहीं है, और राहुल गांधी की स्वीकार्यता, आप मामला जो है वो थोड़ा ठंडा होना दीजिए, उसके बाद में आपको इसकी सच्चाई पता चलेगी कि ये पार्टियां किस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ काम करेगी। और फिर हम आते हैं पंजाब में। तो पंजाब में आज आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया ईडी के द्वारा। तो एक तरफ पंजाब में सरकार सत्ता बचाने के लिए भगवंत मान जो है वो शुक्राना यात्रा निकाल रहे हैं, जो बिल विधानसभा में पास किया था बेअदबी को लेकर, तो लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इस वक्त उस दौर से गुजर रही है जिस पर टूटने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। भले ही भगवंत मान ने 6 महीने के लिए अपनी सरकार बचा ली हो, लेकिन आम आदमी पार्टी को बचा लेंगे इसकी संभावनाएं कम नजर आती है। और पूरा जोर जो है वो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बांग्लादेश एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य है, तो उसके बाद में पंजाब आप सोच सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला, और उसमें मैं आपको बता देता हूं कि कल सीजेआई सूर्यकांत ने एक नशे को लेकर बड़ी टिप्पणी की है आम आदमी पार्टी के ऊपर। और टिप्पणी यह है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ जो नशे के छोटे पैडलर है उनको पकड़ने का काम कर रही है, बड़े पैडलर्स को अभी तक छू नहीं रही है। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि भगवंत मान की जब जालंधर और अमृतसर में विस्फोट हुआ, उसके बाद में जल्दबाजी में दी गई जो टिप्पणी थी, और उसके बाद में पंजाब के जो डीआईजी थे उनकी जो टिप्पणी आई कि उसमें आईएसआई का कनेक्शन है, और उन्होंने भगवंत मान ने जो टारगेट किया बीजेपी को, तो इससे भी एक ना एक जो है वो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि ममता बनर्जी जिस रास्ते पर थी, भगवंत मान हूबहू जो है वो उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ममता बनर्जी के खिलाफ रणनीति बनाई थी, क्या पंजाब में भी उसी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी? और उसकी अब जो है वो पूरी संभावनाएं नजर आने लगी है। आज के संजीव अरोड़ा के जहां ईडी की रेड पड़ी, उसके बाद से आप जो है वो इसको समझ सकते हैं कि अब इसका, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव हो चुके हैं, तमिलनाडु में परिणाम आ चुके हैं, केरलम में आ चुके हैं, असम में आ चुके हैं, तो अब सिर्फ और सिर्फ अगले साल की अगर आप बात करते हो तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को कोई संकट दिखाई नहीं दे रहा। तो अगले साल पंजाब के ऊपर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस रहेगा, और उसकी तैयारियां आप मानकर चलिए किस तरीके से हैं। इसका उदाहरण है संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।